नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। सबसे पहले आज है दशहरा, विजयादशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। सबसे पहले हम लोग जो समाचार का सच देते हैं, वो जो आपको समाचार देते हैं न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ने जो भी समाचार दिखाए हो उसके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत एनालिसिस करते हैं। जो न्यूज़पेपर ने जो न्यूज़ आपको दिखाया है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत और एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले इंडिया और देश की सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में समझे और उन्होंने जो फ्रंट पेज के ऊपर एक न्यूज़ लिया हुआ है वो समझे। तो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, रशिया और यूक्रेन का युद्ध के समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा हुआ है। उसके ऊपर हम लोग थोड़ा गौर करें तो लिखा है कि यूक्रेन वॉर क्वेश्चन मार्क, उन्होंने लिखा हुआ है यूक्रेन वॉर क्वेश्चन मार्क। क्या रूस यूक्रेन की जंग को खत्म कर पाएगा भारत, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज़ को फ्रंट पेज के ऊपर लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का भी अभी इन्वॉल्वमेंट ये युद्ध में शामिल होता जा रहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं और समझने का प्रयत्न करूं। तो डिटेल कुछ ऐसी आई है कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने आह्वान पर जेलेंस्की ने किया जवाब, और क्या जवाब दिया उसके ऊपर यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करके फ्रंट पेज के ऊपर यह समाचार लिया हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है और यूक्रेन हमेशा बातचीत कर सकता है, ऐसी उन्होंने एक डिटेल दी है। लेकिन रूस ही वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने एक आक्षेप लगाया हुआ है रूस के ऊपर कि वो वहां पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ और जानबूझकर कूटनीति प्रक्रिया को उसने कमजोर किया। उन्होंने ऐसा बोला कि जानबूझकर कूटनीति प्रक्रिया वहां पर की और उन्होंने कमजोर किया। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के शांति आह्वान के जवाब में कहा कि मौजूदा स्थिति के वह रूस की मौजूदा सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। डिटेल उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि रूस की मौजूदा सरकार के साथ कोई बातचीत वो नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराने के लिए मंगलवार को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां पर जेलेंस्की के फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने जेलेंस्की से साथ बात करने का प्रयत्न किया था और वो भी युद्ध को लेकर बात करने का प्रयत्न किया था। क्या बात की थी उन्होंने वो यहाँ पर डिटेल में पढ़ूं तो उन्होंने इसी दौरान पीएम मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की को शुरुआत में ये युद्ध खत्म करने का और बातचीत करने के लिए कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने का आह्वान किया था। और इसी बीच हालांकि जेलेंस्की ने अपने जवाब में कहा कि मौजूदा स्थिति में वह रूस की मौजूदा सरकार के साथ कोई बातचीत करने के लिए राजी भी नहीं है और बातचीत नहीं करेगा। उसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा लिखा कि शांति स्थापित करने के लिए हम अपने भागीदारों के साथ एक साथ मिलकर काम करें और काम करने की कोशिश करें। समर्थन के लिए पीएम मोदी को उन्होंने आभार जताया और साथ ही में बोला कि यूक्रेन राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक वहां पर फोन कॉल के दौरान जेलेंस्की ने पीएम के समर्थन को भी वहां पर आभार जताया और उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी इतना यहां पर साथ दे रहे, वो ही सबसे बड़ी बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि दरअसल पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा था कि किसी भी शांति प्रयासों में योगदान करने के लिए भारत हमेशा तत्पर है और मैं देश में और साथ ही साथ विदेश में भी शांति प्रस्ताव रखने के लिए ऑलवेज तैयार रहता हूं। ऐसा नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट सामने आया हुआ है। डिटेल जो लिखी है वो यहां पर पढ़ूं तो इसी दौरान यूक्रेन की राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 4 वहां पर जो डिटेल दी थी, 4 रूसी कब्जे वाली क्षेत्र लुहांजा, डोनेस्की, जेपेरलिया और खेरसन में वहां पर जनमत संग्रह पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन क्षेत्रों के अवैध कब्जे के लिए प्रयास करके उद्देश्य वाले फैसले पर शून्य है और यही वास्तविकता को नहीं बदलते। डिटेल उन्होंने ऐसी लिखी है टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ ने भी पोर्टल पे यही मुद्दा सबसे बड़ा दिखाया हुआ है क्योंकि दुनिया के लिए रूस का जो वहां पर युद्ध का माहौल चल रहा है वो सबसे खतरनाक माना जाता है। जेलेंस्की ने वहां पर यूक्रेन की समरूपता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए भारत के समर्थन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और बोला कि आपने ये बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी सलाह है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि 35 मिनट तक हुई दोनों के नेताओं में बातचीत के साथ पीएमओ की एक
मिली जानकारी के मुताबिक डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 35 मिनट फोन पे बातचीत की और डिस्कशन किया कि युद्ध को किस तरीके से अंजाम दिया जाए और युद्ध में कौन सी नीति का वहां पर अमल किया जाए। 35 मिनट तक बातचीत हुई। इसी दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। भारत जो है वो यूक्रेन सहित परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है और उन्होंने यह भी किया कि परमाणु की सुविधाओं को खतरे में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए दुर्गामी और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, तो युद्ध को किसी न किसी तरीके से बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। भारत जो है वो युद्ध के मायने को बंद करे और युद्ध ना हो ऐसी तकेदारी ले। इसी बीच 35 मिनट का जो वार्तालाप हुआ है, समाचार के दौरान ये पता लगता है कि 35 मिनट के डिस्कशन में कुछ ना कुछ नतीजा सामने आएगा। ये न्यूज़ के ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे, लेकिन अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। अब दूसरे न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ी न्यूज़ जो सामने आ रही है वो आरएसएस की न्यूज़ सामने आ रही है। सभी न्यूज़ पोर्टल ने फ्रंट पेज के ऊपर दिखाया हुआ है, वो भी वहां पर जो डिटेल दी है आरएसएस की सबसे बड़ी जो न्यूज़ सामने आई है वो हम लोग समझे, क्योंकि देश की 12 घंटे की ये सबसे दूसरी न्यूज़ जो है वो बड़ी मानी जाती है और सबसे ज़्यादा वायरल भी हुई है। क्या है ये आरएसएस की न्यूज़, मोहन भागवत क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो डिटेल समझे तो वहां पर टाइम्स नाउ और उसी के साथ दैनिक जागरण ने एक डिटेल दी है आरएसएस की, वो मैं यहां पर पढ़ूंगा और वो समझने की कोशिश करूंगा। इसी बीच डिटेल जो ऐसी कुछ आ रही है आरएसएस की कि भागवत ने की जनसंख्या नीति बनाने की एक मांग और कहा सब पर लागू हो, किसी को न छूट मिले। और 1925 में दशहरे के दिन ही आरएसएस की स्थापना की गई थी। इसी बीच डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार की संघ की स्थापना हुई थी, उसको याद करके मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट भी दिया और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि सभी न्यूज़ पोर्टलों ने फ्रंट पेज के ऊपर स्थान दिया और अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम में संघ के देश भर में पथ संचालक कार्यक्रम का एक आयोजन भी किया। उसमें जो लोग को बुलाया हुआ है, उसी बीच जो स्टेटमेंट सामने आया हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो दैनिक जागरण कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि संतोष यादव भारत की महत्वपूर्ण महिला पर्वतारोही है और उनको आरएसएस ने इनविटेशन दिया हुआ है। क्यों इनविटेशन दिया हुआ है वो सबसे बड़ी सोशल मीडिया पे डिटेल वायरल हुई है। इनके खाते में दुनिया की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की एक कामयाबी दर्ज है। संतोष यादव की एक कामयाबी दर्ज है। इसी बीच हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव, मुख्य बात करें तो हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव 2 बार 1992 और 93 में माउंट एवरेस्ट को वहां पर फतह किया था, सर किया था और दूसरी बार साल 2000 में भी पद्मश्री से की गई थी सम्मानित संतोष यादव को। क्यों आरएसएस ने उनको बुलाया, क्यों वहां पर आरएसएस के मंच से उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो डिटेल आगे समझे। तो लोग मुझसे पूछते थे कि संघी हो, देखिए किस्मत के संघ के सर्वोच्च मंच पर हुई सबसे बड़ी बात और यह खास बयान हुआ कि महिला के जिस संघ की अपने अब तक वहां पर इतिहास में मुख्य अतिथि बताया था और आज वो मुख्य अतिथि बनके आरएसएस में किया। शस्त्र पूजा के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विदेशी आक्रांता की वजह से महिलाओं की बंदिश लगाई गई थी और डिटेल कुछ ऐसी आई कि लेकिन अब उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला कि अब इसका कोई औचित्य नहीं है कि महिलाओं पर बंदिशें लगाई गई थी और अब वहां पर देश आज़ाद हुआ है, महिला भी आज़ाद घूम रही है, लेकिन अब उसका कोई औचित्य नहीं है। इन सबके बीच इस मुख्य अतिथि संतोष यादव के बारे में बताया कि जिन्हें संघ के दशहरा की रैली में खास कार्यक्रम के मौके पर आमंत्रित किया गया और उनको मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला। खास शख्सियत है ये संतोष यादव, इसके लिए आरएसएस ने वहां पर आमंत्रण दिया और डिटेल कुछ ऐसी सामने आई कि वहां पर एक डिटेल स्टाफ ने दी कि 1992 में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी सागरमाथा यानी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, इसीलिए आज मुझे आरएसएस ने ये मौका दिया हुआ है। वहां पर 1993 में भी दूसरी बार उन्होंने कामयाबी मिली थी और माउंट एवरेस्ट को फतह करने की संतोष की खास बात यह थी कि कांगसुक की तरफ से चढ़ाई की और ऐसा करने वाली वो विश्व की पहली महिला थी और वो भारत की थी। इसीलिए आज आरएसएस के साथ हूं मैं और आरएसएस की विचारधारा के साथ हूं मैं।
जब जन्म हुआ तो घर वाले संतुष्ट और खुश दोनों के नाम सा मिल गया था संतोष, इसीलिए नाम संतोश पड़ा। और पढ़ाई लिखाई को लेकर वहां पर शुरू से जिद्दी थी और उनकी वजह से दिल्ली के स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला हुआ और आरएसएस की विचारधारा से मैं मानने लग गई। अब देखना यह रहेगा कि मोहन भागवत ने इनको आज किस वजह से यहाँ पर बुलाया और उनका जो स्टेटमेंट वायरल हो रहा है वो इलेक्शन में मायने रखता है या नहीं। इसी बीच ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे स्टेट की ओर, तीसरे न्यूज़ की ओर चले तो हम बात करते हैं मुंबई की। मुंबई महाराष्ट्र में भी एक सबसे बड़ा अकस्मात हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो सबसे बड़ी 12 घंटे की न्यूज़ महाराष्ट्र की मानी जाती है। तो किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है वो डिटेल हम लोग समझे तो अमर उजाला ने एक सबसे बड़ी अकस्मात का एक जो डिटेल है वो वीडियो जारी किया हुआ है, न्यूज़ जारी किया हुआ है। उसमें मुंबई में 4 कार एक साथ एम्बुलेंस के साथ टकराव हुआ और वहीं पर कई लोगों की मृत्यु की आशंका जताई जा रही है और अब तक की 12 घंटे की मुंबई की सबसे बड़ी एक्सीडेंट माना जाता है। उनमें 5 लोगों की मरने की आशंका जताई जा रही है और 3 लोग जो है वो वहां पर गंभीर रूप से घायल है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है डिटेल वो अमर उजाला की यहाँ पर न्यूज़ पढ़े तो मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 कार एक साथ वहां पर एम्बुलेंस के साथ टक्कर हो गई और टकरा गई और कार के कच्चर घाण उड़ गया। और डिटेल कुछ ऐसी आई कि दशहरा की सुबह मुंबई की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो है एक्सीडेंट की। बताया जा रहा है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 कार एक साथ एम्बुलेंस के साथ कैसे टकराई वो किसी को पता भी नहीं चला और वहीं पर 12 लोग को मामूली रूप से घायल भी हुए और वहां पर 4 से 5 लोग के मरने की आशंका जताई जाती है। कैसे हुई दुर्घटना उसके बारे में एक जो डिटेल दी है अमर उजाला ने वो समझे तो जानकारी के मुताबिक बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक गाड़ी पहले से ही दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके घायलों को लेने के लिए वहां पर एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया लेकिन इसी से पहले घायलों को एम्बुलेंस ले कर जाती 3 और गाड़ी जो है वो 3 और कार जो है वो ये एम्बुलेंस के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उनके साथ टक्कर में आ गई और इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल भी शुरू हो गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी और वहां पर दूसरी एम्बुलेंस को बुला के जो घायल लोग थे उनको एम्बुलेंस में ले जाके अस्पताल में भर्ती किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के पर ये समाचार गए और पीएम मोदी ने भी वहां पर जताया दुख। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने एक दुख भी जताया हुआ है और पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की मौत से मैं आहत हूं और साथ ही शोक संक्षिप्त में परिवार की प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रहा हूं। डिटेल कुछ ऐसी वो बोले कि मैं आशा करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे और अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। हादसे में 3 लोग की हालत अभी गंभीर बताई जाती है। इस हादसे में 3 लोग की हालत गंभीर है, सभी लोग आईसीयू में एडमिट किए गए हैं। डॉक्टर ने सभी लोगों को बचाव की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस भी अब इस घटना की जांच में जुटी है। अब बात करें चौथी न्यूज़ की ओर। इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बिहार में भी इलेक्शन माहौल चल रहा है। अब सबसे बड़ी बिहार की क्या न्यूज़ है वो हम लोग समझे तो बिहार में भी सियासी मसला चल रहा है और गांधी मैदान में कुछ होने वाला है। इसकी एक डिटेल जो व्हाट्सएप पे वायरल हुई है और साथ ही सोशल मीडिया में भी सबसे बड़ी वायरल हुई है न्यूज़ वो समझे तो वहीं बीच जो इंडिया न्यूज़ पोर्टल है उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि गांधी मैदान में होगा 70 फीट ऊंचे रावण का दहन। आज दशहरा दिन में मनाया जाएगा और वहां पर सभी लोग दशहरा का वहां पर आह्वान करने वाले हैं। तो दशहरा पर महागठबंधन सरकार का एक शक्ति प्रदर्शन वहां पर होने वाला है बिहार में। तो बिहार की ये जो न्यूज़ जो है उसके ऊपर हम लोग पर्दाफाश करें और उसके ऊपर डिटेल समझे तो कोरोना की महामारी के बाद पटना में गांधी मैदान में 2 साल बाद रावण दहन और रावण वध का डिटेल जो सामने आया हो रावण वध होगा। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि इसके साथ ही बिहार में नया महागठबंधन सरकार का यह शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तो आज विजयादशमी है, उसी बीच असत्य पर सत्य की जीत का दिन भी साथ में है। क्या वहां पर बिहार में होने वाला है उसकी एक डिटेल समझे
तो वहां पर प्रतिपराध रूप से रावण का वध किया जाता है। और कोरोना के कारण पिछले 2 साल से गांधी मैदान में रावण समारोह वहां पर नहीं हो रहा था, रावण वध का समारोह नहीं आयोजन हो रहा था, वो आज होने वाला है। लेकिन इस बार गांधी मैदान में होने वाले रावण वध काफी आकर्षक होगा। वो किस लिए आकर्षक होगा उसकी डिटेल जो वहां पर दैनिक जागरण ने लिखी है वो यहां पर समझे। तो यहां दहन होने वाला रावण 70 फीट का ऊंचा है और साथ ही में यहाँ पर आज विजयादशमी है, तो असत्य पर सत्य की जीत का दिन है। तो कोरोना के कारण 2 साल बाद ये वध होने वाला है, तो रावण वध काफी आकर्षक होगा। यहाँ दहन होने वाला जो रावण है वो 70 फीट का है और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन वहां पर होने वाला है। क्यों वहां पर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होने वाला है, उसी बीच जो दैनिक जागरण लिख रहा है कि बिहार में होने वाले इस रावण दहन जो है वो राजनीतिक मायने भी काफी कुछ रखता है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद गांधी मैदान में होने वाले इस आयोजन में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कई सारे नेता लोग जो है वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव के गांधी मैदान में पहुंचने पर यहाँ पर मौजूदा भीड़ कैसे उत्साह दिखाती है और बाकी के लोग जो है वो वहां पर किस तरीके से तेजस्वी यादव का वहां पर सम्मान करते हैं। इसी बीच एक नीतीश कुमार वहां पर की मौजूदगी में भीड़ का एक्शन कैसे रहता है वो भी सब लोग देखेंगे। और वहां पर नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव को बिहार की भावी मुख्यमंत्री वहां पर बताया हुआ है। तो अब देखना यह होगा और दिलचस्प रहेगा कि यहाँ पर गांधी मैदान में वह तेजस्वी यादव के साथ किस तरीके से लोग सम्मान करते हैं और तेजस्वी यादव को और बिहार के नीतीश कुमार को किस तरीके से आह्वान करते हैं। देखना रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक दौर भी चालू रहेगा, क्योंकि आए दिन वहां पर इलेक्शन का माहौल चलता रहेगा। अब बात करते हैं 5वें न्यूज की और वो भी कांग्रेस से जुड़े अभियान के बारे में। तो 5वें न्यूज की तरफ हम लोग चले तो पायलट का एक विधायक जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। राजस्थान में काफी बड़ा सियासी मसला चल रहा है कि राजस्थान और कांग्रेस का नेता कौन, वो समझे। तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका ने एक डिटेल दी है, वो मैं डिटेल यहाँ पर समझूं तो खींचतान के बाद पायलट का विधायक जोड़ो अभियान शुरू हुआ है। क्या कमजोर पड़ रहा है कांग्रेस और क्या कांग्रेस पर डिटेल दी है वो समझे। तो राजस्थान में मची हलचल के बाद सचिन पायलट लगातार विधायक के संपर्क में है। तो वहीं पर दैनिक जागरण जो लिख रहा है और मंगलवार को वहां पर सियासी मसला हुआ था वो डिटेल हम लोग यहां पर समझे। तो मंगलवार को पायलट खेमे की ओर से कई विधायकों के संपर्क में वहां पर है और इसी बीच कुछ पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया और मंत्री राजेंद्र गुड़ा को जयपुर में मुलाकात की थी उनके साथ। और वहीं पर राजस्थान में 25 सितंबर को हुई सियासी घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में एक हलचल शुरू हो गई। सीएम को लेके भी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हुआ है। इसी बीच प्रदेश में मची हलचल में केंद्र की इस बार पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट है, जिन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर लौटने के बाद राजस्थान में विधायकों से मुलाकात की और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हुआ। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी सब लोगों से मिल रहे हैं स्टेट में, इसी बीच वहीं पर दूसरी ओर सचिन पायलट राजस्थान के विधायक जोड़ो अभियान पर भी निकल पड़े हैं। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है और कौन नेतृत्व संभालेगा। इसी बीच मंगलवार को पायलट ने गहलोत खेमे के माने जाने के बाद 2 मंत्रियों से और मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई है और बयानबाजी भी तेज हुई है राजस्थान में। राजस्थान की ये अब से लेके सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, क्योंकि पायलट जो है वो काफी तरीके से राजस्थान में अब सक्रिय हो चुके हैं और पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास में उनके घर पर करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की है। मौका वारदात पर वहां पर डिटेल कुछ ऐसी आई है कि राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी इसके वहां पर मिलने पहुंचे और इधर इसी सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगने के बाद वहां पर एक उग्र चर्चा भी वहां पर हुई है। अब देखना यह रहेगा कि कांग्रेस के आला कमान ये मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं और राजस्थान के नेक्स्ट सीएम किसको बनाते हैं, ये क्वेश्चन मार्क सभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। डिटेल जो दूसरी आई है वो कुछ ऐसी है कि पायलट ने साधा विधायकों से संपर्क
और जानकारी मिली है कि पायलट ने जयपुर में बीते 2 दिनों में काफी सारे नेताओं से मुलाकात की है और उनके प्रश्नों को भी वहां पर समझा है। पायलट ने वहां पर विश्वेंद्र सिंह और चेतन डिट्टी को वहां पर विधायकों से फोन करके बातचीत भी की है। वहीं दूसरी ओर जो पायलट की परेशानी का सबब है कि वहां पर बताया जा रहा है कि अब विधायक पायलट से मुलाकात की जानकारी सीएम अशोक गहलोत तक भी वहां पर पहुंची है और वो अशोक गहलोत को वहां पर मानना है कि पायलट क्रॉस वोटिंग करवा रहा है। इन विधायकों के अलावा भी वहां पर बड़ी संख्या में काफी सारे विधायक हैं जिन्हें सचिन पायलट कैंप की ओर से फोन किए जा रहे हैं और संपर्क भी किया जा रहा है। एक मामूल डिटेल जो वो आई है कि गहलोत ने हाल में कहा था कि विधायकों की अभिभावक है और विधायकों ने वहां पर मुख्यमंत्री के नाम पर बगावत भी वहां पर शुरू की है, तो सचिन पायलट को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरीके की बात भी वहां पर सोशल मीडिया पे कांस्टेंट वायरल हुई है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि गहलोत खेमे के मंत्रियों के बीच पायलट और पायलट ने सोमवार को और मंगलवार को काफी वहां पर डिटेल सामने दी है कि अक्सर पायलट के साथ उनकी मुलाकात और बातें होती रहती है, लेकिन अब सचिन पायलट क्या वहां पर सियासी मसला खेल रहे हैं उसके ऊपर सभी की नजर रहेगी। अब एक बात करें 5वें न्यूज की और चुनाव की बात करें तो एक नेता जो कह रहे हैं वो बात मैं करूं तो नीतीश ने मुझे 2 बार काम करने की ऑफर दिया हुआ है, ऐसा एक नेता बोले हैं। कौन नेता बोले हैं उसके ऊपर नजर करें तो देश में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उसी बीच एक नेता ने सबसे बड़ा वहां पर स्टेटमेंट दिया है और वो भी बिहार के और सीएम वहां पर नीतीश के ऊपर वहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो जो नेता है उनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं और क्यों ये न्यूज सबसे बड़ी वायरल हुई है वो यहां पर समझे तो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो भी फ्रंट पेज पे दिया हुआ है और वो भी प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी करीब 15 दिन पहले नीतीश कुमार ने मुझे फिर से काम करने का एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव देने के लिए मुझे वहां पर बुलाया था। डिटेल ये दी है प्रशांत किशोर ने और ये न्यूज सबसे बड़ी वायरल की है प्रशांत किशोर के द्वारा। मैंने कहा कि अब यह संभव नहीं है, उन्होंने ना बोल दिया है कि मैं नीतीश कुमार के साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं 3,500 किलोमीटर की वहां पर एक पद यात्रा करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। प्रशांत किशोर कुछ ऐसा बोले कि मैं 3,500 किलोमीटर की वहां पर एक पद यात्रा के लिए निकल रहा हूं और उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पद यात्रा, नाम दिया है उन्होंने जन सुराज पद यात्रा की एक शुरुआत की थी। उसमें मंगलवार और आज मीन्स बुधवार को तीसरे दिन प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा पश्चिमी चंपारण जिले के जमुनियाई गांव में पहुंची है। यह लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने हाल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात कर एक डिटेल जारी की है और नीतीश कुमार ने दोबारा अपने साथ मिलकर काम करने की एक ऑफर भी मुझे दी है, ऐसा बोले प्रशांत किशोर। लेकिन मैंने उनको साफ तौर पे ना बोल दिया है, उनको ऐसा बोल दिया है कि ये ऑफर मैं ठुकरा रहा हूं और प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मेरा काम करने का कोई विचार नहीं है। डिटेल में कुछ ऐसा बोले कि मैं जो है वो अपनी पार्टी खुद बनाऊंगा और ऐसी डिटेल वो बोले सोशल मीडिया के सामने और न्यूज रिपोर्टर के सामने। डिटेल जो दी है वहां पर जो नवभारत टाइम्स है उन्हें कुछ ऐसा लिखा है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ मेरा काम करने का कोई अब विचार नहीं है, वह अपनी जन सुराज पदयात्रा को लेकर प्रतिबद्ध है और उन्हें 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा अभी करनी है और इस यात्रा में लोगों का एक जन आंदोलन शुरू हुआ है, उसको मैं सुनूंगा और इस जन बल को इतना मैं मजबूत करना है कि मैं कोई महाशक्ति के लिए खिलाफ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। डिटेल जो कुछ बात थी है, दरअसल नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के रिश्ते में कई बार दरार पड़ी है और वो छिपी नहीं है लोगों द्वारा। डिटेल जो सामने आई है कि वहां पर अभी हाल ही में राजधानी पटना में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर मिले तो इस मुलाकात में कई अटकलें भी जन्म हुआ और अटकलों ने जन्म दिया हुआ है
और इसी बीच सबको लगने लगा कि शायद प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार फिर से साथ में बैठेंगे, लेकिन ये समाचार को खारिज कर दिया प्रशांत किशोर ने। हालांकि किसी भी पक्ष ने यह खुलासा नहीं किया था कि मैं साथ में बैठूंगा या नहीं। यात्रा के बाद नई पार्टी बना सकते हैं प्रशांत किशोर, ऐसा वहां पर टाइम्स नाउ ने लिखा हुआ है। तो अब एक देश में नई पार्टी का वहां पर शुरू होना संभव है, ऐसी जो डिटेल सामने दी है। तो वहां पर आज समय की नजाकता देखिए कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर दोनों ही एक रास्ते पर है, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा टाइम्स नाउ लिख रहा है। डिटेल जो यहाँ पर टाइम्स नाउ ने लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो प्रशांत किशोर राजनीतिक नया दल शुरू करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। उनकी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की वहां पर हुकार हुई है। और दिल्ली पटना में जो डिटेल सामने आई है वो कुछ ऐसी है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर कभी भी एक दूसरे के परस्पर प्रशंसक नहीं थे, लेकिन वो नीति विषयक काम साथ में कर रहे थे। बिहार को 2015 के विधानसभा चुनाव में जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार के चुनावी अभियान कमान प्रशांत किशोर ने उस टाइम संभाली थी। लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ में नहीं रहूंगा और मैं मेरा दल इंडिविजुअल खड़ा करूंगा और मैं मेरी नई पार्टी नहीं बनाऊंगा, ऐसा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि प्रशांत किशोर जो है वो किस तरीके से अपनी नई पार्टी बनाते हैं और किन किन लोगों को वहां पर वो जोड़ते हैं। डिटेल्स कुछ आगे समझे तो अब बात करें दिल्ली की, और वहां पर डीएनए न्यूज़पेपर ने एक डिटेल दी है अमित शाह की। अमित शाह ने जो वहां पर एक सियासी मसला खड़ा किया हुआ है, तो वो वहां पर दूसरा प्रवास कार्यक्रम योजने वाले हैं। तो क्या है अमित शाह का दूसरा प्रवास कार्यक्रम, वो यहां पर समझे तो डीएनए न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहा है कि अमित शाह जो है वो जाएंगे काशी। इसके लिए डीएनए न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा है कि वहां पर काशी और बिहार के दौरान लौटकर बनारस में वो आराम करें और बनारस में वहां पर कई नेताओं को भी मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां जहां अमित शाह, गृह प्रधान अमित शाह जहां जहां जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं सियासी मसला भी खड़ा होता है और कुछ ना कुछ नीति भी सामने आती है। तो हम लोग कांस्टेंट इसके ऊपर नजर रखेंगे अमित शाह के प्रवास कार्यक्रम के लिए, और बाकी के समाचार भी आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।